आपसे पूछा गया इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस पे कितनी करंट जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बैलेंस बीच सिस्टम ब्रिज नहीं है, तो इसका मतलब इसमें करंट नॉन जीरो आएगी। थेवेनिन ने सोचा कि अगर मान लो इस जगह पर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता और मान लो ऐसा होता कि यहां पर इस तरीके से दो टर्मिनल्स निकले हुए हैं और उन्होंने बोला कि ये जो पूरा कचरा है वो पूरा कचरा एक बॉक्स है और उस बॉक्स को उन्होंने बैटरी बोला और उस बैटरी से ये दो टर्मिनल्स निकले हुए हैं। अब इस बैटरी के इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कोई बल्ब लगाऊंगा तो उसमें सर्किट कंप्लीट होगा और उस तरीके से उसमें करंट फ्लो करेगी तो बल्ब जलने लग जाएगा। मतलब बल्ब का मतलब है 5 ओम लगाऊंगा तो उसमें 5 ओम में करंट आ जाएगी। तो उसने बोला कि मान लो कि कुछ ऐसा सिचुएशन होने वाला है कि दोनों टर्मिनल्स बाहर निकले हुए हैं और ये बैटरी के टर्मिनल्स है और इनके बीच में एक बैटरी लगी है जिसका E इक्विवेलेंट है और उसका इंटर रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर अगर मान लो मैं यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता तो उस 5 ओम में कितना करंट जाता, तो करंट को आप लिख सकते थे I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस 5 ओम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि E इक्विवेलेंट मिल जाए और R इक्विवेलेंट मिल जाए। तो देखते हैं इन दोनों की कैसी कैलकुलेशन करते हैं। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि जब बैटरी सीरीज में हो या पैरेलल में हो तो उनका इंटर रेजिस्टेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, ये उनके इंटर रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वो बैटरीज के इंडिविजुअल ईएमएफ्स कितने हैं। थेवेनिन ने बोला कि A और B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 50 की लगी हुई है या 0.001 वोल्ट की लगी हो, A और B के बीच का R इक्विवेलेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने मान लिया यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी ना लगकर 0 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 0 वोल्ट की बैटरी लगाई और A और B के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश की तो ये नीचे वायर बन गया था, उस वायर को मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में, फिर आपस में सीरीज में आ जाएंगे तो इनका R इक्विवेलेंट निकालोगे आ जाएगा 7/2 ओम। अब दूसरी कैलकुलेशन बची हुई थी उस बॉक्स में मानी हुई बैटरी का E इक्विवेलेंट निकालना। तो किसी भी बैटरी का ईएमएफ क्या होता है, जब उस बैटरी से कोई भी करंट नहीं लिया जाता है, बेसिकली उसके जो ओपन टर्मिनल्स से किसी भी बल्ब या रेजिस्टेंस से नहीं जुड़े हुए हैं तो उन ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही बैटरी का ईएमएफ कहलाता है। तो मैंने मान लिया कि हमारा इस सर्किट में यहाँ पर अभी 5 ओम का रेजिस्टेंस नहीं लगा है, A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही हमारा उस बैटरी का ईएमएफ होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर पोटेंशियल 0 माना, यहाँ पर 0 माना, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। अब ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप 6 और 2 ओम के बीच हो रहा है और यही 10 का 4 और 4 के बीच में हो रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये सीरीज में है तो इनके रेजिस्टेंस के रेशियो में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ये भी सीरीज में है वो भी रेजिस्टेंस के रेशियो में ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए 7.5 का और यहाँ पर होना चाहिए 2.5 का। तो इसको इस जगह पोटेंशियल हो गया होगा 2.5 और यहाँ पर इक्वल ड्रॉप होगा तो यहाँ पर हो गया 5 वोल्ट। तो A और B के अक्रॉस में B हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है, इसका मतलब A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वही हमारा E इक्विवेलेंट होने वाला है। इसका मतलब ये आ गया 2.5 वोल्ट और R इक्विवेलेंट आया था 7/2 ओम। अब जो हमने इस बॉक्स को एक बैटरी माना था और उसके टर्मिनल्स निकले हुए थे जब उससे कोई करंट नहीं ले रहा था, अब मैं इन दो टर्मिनल्स के बीच में वही 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो क्या फाइनली मेरा ये सर्किट होने वाला है। अब मेरे लिए अब इजी सर्किट हो गया। तो यहाँ पर करंट जो जारी होगी वो होगी E इक्विवेलेंट अपॉन स्मॉल r इक्विवेलेंट प्लस 5 दैट इज 8.5 मींस 5 अपॉन 17 एम्पियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी पता लग गया A और B में कौन हायर पोटेंशियल होगा कौन लोअर पोटेंशियल होगा, मींस इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट जारी होगी अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा होता।